प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारी श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय में समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे। आज के इस प्रकरण में हम पहली मौलिक अवधारणा समाज को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। तो समाज का जो सामान्य अर्थ है वो है कि साधारणतया व्यक्तियों के समूह के अलग अलग रूप, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, महिला समाज आदि रूप में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। समाज शब्द का प्रयोग विभिन्न सामाजिक विज्ञानों और सामाजिक मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आदि में अलग अलग अर्थों में किया जाता है और सामाजिक मानव शास्त्र में जनजातियों को आदिम समाज के नाम से संबोधित किया गया है। राजनीतिक विज्ञान में जो समाज से तात्पर्य है वो व्यक्तियों के समूह से है। वहीं अर्थशास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का वह समूह है जिस पर या जिसमें पारस्परिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण सामाजिक विज्ञानों में मूल अवधारणाओं का जो हो विशेष रूप से अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है और इसलिए इसके अर्थ का ज्ञान होना हमें यहाँ बहुत आवश्यक है। तो आज बात करते हैं समाजशास्त्र में समाज के अर्थ की। तो समाजशास्त्र में समाज एक मूल और प्रारंभिक और प्राथमिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? प्रारंभिक है और प्राथमिक है। इसका प्रयोग जो हो दो रूपों में किया जाता है। पहला समाज अमूर्त रूप में और दूसरा एक समाज मूर्त रूप में। पहले हम समाज अवधारणा की विवेचना करेंगे और बाद में एक समाज की अवधारणा का विवेचना करेंगे। समाज का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हम जब बात करें तो पहली परिभाषा जो है वो इसमें कुले की परिभाषा कि समाज स्वरूपों या प्रतिक्रियाओं की जटिलता ही है या जटिलता को ही कहा जाता है। जबकि र्यूटर की जो परिभाषा है उसमें समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों में तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध हमें कराता है। पार्सन्स का कहना है कि समाज को उन संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। साधन और साध्य दो शब्द यहाँ पर आए हैं। साधन का मतलब तो हमारा है मंजिल या हमारे लक्ष्य। साधन लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने का जो उपक्रम है वो साधन है और हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है वो हमारा क्या है? साध्य है। साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन तौर तरीकों या जिन प्रविधियों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? साधन हो जाते हैं। मैकाइवर और पेज ने जो समाज की परिभाषा दी है उसे एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हुए उन सारी विशेषताओं का उल्लेख किया जो कि उस व्यवस्था का निर्माण करती है। उसमें उन्होंने कहा कि समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों की सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों की तथा विभाजनों की और मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इनके अनुसार जो है वो समाज
इसकी जो रीतियाँ, कार्य प्रणाली आदि का जो पारस्परिक सहयोग, समूह और विभाजन और नियंत्रण और स्वतंत्रताएं समाज की जो प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। इनके अनुसार समाज कोई वस्तु नहीं है और जड़ भी नहीं है। जड़ और चेतन दो शब्द होते हैं, उसमें से जड़ नहीं है। समाज कभी स्थिर नहीं रहता है और सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। उपरोक्त जो विशेषताएं हमने अभी तक, जो परिभाषाएं जो हमने पढ़ी, र्यूटर, कूले, पार्सन्स, मैकाइवर और पेज, इन परिभाषाओं के आधार पर हम जो है समाज को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे तो हम इसकी विशेषताओं का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। तो मैकाइवर और पेज की परिभाषा के अनुसार जो समाज की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। पहला जो विशेषता है वो हमारी कौन सी है? रीतियाँ, यूसेज, मतलब प्रत्येक समाज में कुछ मान्यता प्राप्त रीतियाँ होती हैं और इन रीतियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं और इसके द्वारा ही समाज में व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है और व्यक्ति अपनी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं रीतियों के अनुसार सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, मित्र, पड़ोसी और आदि रीतियों के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंधों की स्थापना भी करते हैं। जैसे जैसे समाज का रूप जटिल होता जाता है और रीतियाँ भी स्पष्ट और सुनिश्चित होती जाती हैं, रीतियों का उल्लंघन करने पर कोई भी समाज जो है वो एक तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में दंड की व्यवस्था करता है। यानी कि रीतियों का उल्लंघन करना दंडात्मक होता है या समाज द्वारा उसके लिए दंड निर्धारित किया गया है। कार्य प्रणालियाँ और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा निश्चित प्रविधियों का प्रयोग करता है, जिसे समाजशास्त्री जो या समाजशास्त्र की भाषा में हम संस्थागत साधन कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने इसी को कार्य प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है या कार्य प्रणाली कहा है। और इसे और स्पष्ट करते हुए मैकाइवर ने लिखा कि व्यक्ति समाज में रह करके अपनी आवश्यकताओं को सरलता से पूर्ण करता है और जिसकी व्यवस्था निश्चित कार्य प्रणालियों द्वारा की जाती है। और ये कार्य प्रणालियाँ जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन कोई भी समाज बिना इन कार्य प्रणालियों के अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकता है। यानी कि उसको कुछ न कुछ ऐसे कार्य प्रणालियों के ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं वो अपनाने ही होते हैं। और अगर समाज के सदस्य अपने मनमाने ढंग से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे तो समाज में असंतुलन और विघटन की स्थिति जो पैदा हो सकती है। और सत्ता, अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं, तो मैकाइवर और पेज ने कहा कि कार्य प्रणालियों के बाद सत्ता को रखा जाता है और इसका तात्पर्य है कि समाज के सदस्यों द्वारा अगर कार्य प्रणालियों को उल्लंघन किया जाता है तो उनको रोकने और दंडात्मक प्रावधान लागू करने के लिए सत्ता की उपस्थिति जो है वो बहुत ही जरूरी है। और सभी प्रकार के संगठनों में एक प्रकार की सत्ता पाई जाती है, यानी कि जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है, जो व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित रखती है। और परिवार में यह है मुखिया के पास, वार्ड में वार्ड पंच के पास, ग्राम में ग्राम पंच के पास, और जाति में जाति पंच, पंचायत में सरपंच, और आधिकारिक स्तर पर
जिलाधिकारी, राष्ट्रपति, इन सभी समाजों में ये व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद पारस्परिक सहायता की बात करें, म्यूचुअल एड, तो ये अपने आप से ही परिभाषित हो जाता है कि आवश्यकता पूर्ति के समय लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। गिव एंड टेक जो यहाँ पर पाया जाता है। और सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवहार स्थापित नहीं होंगे तब तक समाज का निर्माण भी नहीं होता है। और इन संबंधों की स्थापना जो है वो गिव एंड टेक पर ही आधारित होती है। समूह और विभाजन की बात करें, ग्रुप एंड डिवीजन, कि प्रत्येक जो सामाजिक संरचना है उसमें छोटे बड़े अनेक समूह जो हैं पाए जाते हैं। और सामाजिक संरचना का विभाजन जो है वो खंडों, श्रेणियों और वर्गों में किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में अनेक समूह होते हैं और इनका सबसे छोटा आकार जो है वो एकाकी परिवार, और फिर उसके बाद संयुक्त परिवार, बड़ा समूह, वंश समूह, फिर गोत्र समूह, फिर जाति और उपजाति समूह मिलकर के बनते हैं। मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण एक संतुलन शक्ति की भूमिका निभाता है। क्योंकि यदि व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो प्रत्येक सदस्य अपने मनमाने तरीके से व्यवहार करेगा और जिससे समाज में अराजकता और अनियमितता फैल सकती है। और वास्तविक व्यवहार और अपेक्षित व्यवहार में बहुत ही कम अंतर यदि रहेगा तो ही समाज बना रह सकता है। और इस अंतर को कम करने के लिए जरूरी हो जाता है कि व्यवस्था मानव के व्यवहारों पर नियंत्रण रखे और वो जनरीति, प्रथा, परंपरा, जनमत, कानून, धर्म, शिक्षा, नैतिकता आदि के द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद आती है स्वतंत्रता। मैकइवर और पेज ने जो है समाज में नियंत्रण के साथ साथ सदस्यों के व्यवहारों में भी स्वतंत्रता के प्रावधान का उल्लेख किया है और व्यक्ति के व्यवहार को उस सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है जिस सीमा तक वह अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता हो। यानी कि जब तक हमारे व्यवहार से या हमारे बर्ताव से दूसरे व्यक्तियों को हानि नहीं है तब तक हमें उस व्यवहार की स्वतंत्रता का एक तरह का प्रावधान होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन या बाधा उपस्थित न करें। व्यक्ति अपनी सीमा में ही स्वतंत्र है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। और सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्रता तथा नियंत्रण दोनों एक सीमा तक ही होते हैं, क्योंकि यदि बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो उससे भी समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। और उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक नियंत्रण लाद दिए जाएं या नियंत्रण बहुत अधिक कठोरता से लागू किए जाएं तो भी समाज में संतुलन और संगठन की स्थिति जो प्रभावित हो सकती है और समाज के संगठन और निरंतरता के लिए हानिकारक भी हो सकती है। अतः समाज में स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों एक सीमा विशेष तक ही प्रभावी रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही और आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।